वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 11th चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सेल स्ट्रक्चर एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वीडियो का पार्ट 1 देखेंगे और चैप्टर को समझेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में आपका 10th चैप्टर जो था डिजास्टर मैनेजमेंट कंप्लीट किया था स्टूडेंट्स। आज आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हमारे बॉडी से रिलेटेड चैप्टर आज हम पढ़ने जा रहे हैं, सेल स्ट्रक्चर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? सेल स्ट्रक्चर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बात कर लेते हैं अगर सेल स्ट्रक्चर की, तो सेल स्ट्रक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हमारे बॉडी के सबसे छोटे यूनिट के बारे में, सबसे छोटी चीज़ के बारे में स्टूडेंट्स, सेल के बारे में और उसके स्ट्रक्चर के बारे में आज हम बात करेंगे कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेल में ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं, सेल में ऐसे कौन से ऑर्गन्स होते हैं स्टूडेंट्स। और बात करने वाले अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब होते हैं स्टूडेंट जो हम माइक्रोस्कोप से देख पाए, जो हम अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे। हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें उन चीज़ों को देखने के लिए। तो ऐसे छोटे छोटे जीवों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में स्टूडेंट। सो आपको रेडी होना है। सो हम स्टार्ट हो जाते हैं स्टूडेंट्स और समझते हैं कि हमारे बॉडी में सेल स्ट्रक्चर क्या है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होने वाले हैं। सो देखते हैं स्टूडेंट्स, सेल से स्टार्ट करते हैं। सेल्स होते क्या हैं? वी हैव लर्न दैट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म and that the cell is the fundamental structural and functional unit of living organism. So students, पिछले स्टैंडर्ड्स में भी आपने सेल स्ट्रक्चर्स के बारे में, सेल के बारे में थोड़े बहुत पढ़े होंगे, थोड़ी बहुत आपको इंट्रोडक्शन दी गई होंगी और आपको बताया गया होगा कि सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है स्टूडेंट्स, हमने सेल का ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा होगा स्टूडेंट्स। उस सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है स्टूडेंट्स, वो एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक, एक प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। स्टूडेंट्स आपने पढ़ा होगा यूनिसेलुलर सेल ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो ये सब चीज़ें आपने पढ़ी होंगी स्टूडेंट्स अपने पिछले क्लासेस में स्टूडेंट्स। तो सेल जो होता है, एक सेल जो होता है वो एक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। हमारे लिविंग सेल का एक जिंदा चीज़ होती है स्टूडेंट्स। हमारी लिविंग थिंग क्या होती है? एक फंक्शनल और एक जिंदा चीज़ है वो सेल। क्या है स्टूडेंट्स? हमारे लिविंग, हमारे बॉडी का वो क्या है? एक फंक्शनल यूनिट है, एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, एक स्टार्टिंग का स्ट्रक्चर है, एक और एक फंक्शनल, जिसका एक फंक्शन होगा हमारी बॉडी में, एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा वो हमारे लिविंग का। तो सेल का मतलब आपको अब समझ गया होगा कि सेल कितना इंपॉर्टेंट है। और सभी जो चीज़ें हैं स्टूडेंट, सभी लिविंग चीज़ें जो होती हैं वो सेल से मिलके बनती है स्टूडेंट्स, भले वो सिंगल सेल से बनी हो या बहुत सारे सेल से मिलके, बट उनका जो छोटा से छोटा यूनिट होगा, छोटी से छोटी जो चीज़ होगी वो क्या होगी? सेल होने वाली है स्टूडेंट्स। कंप्लीट द फॉलोइंग चाहिए, यहाँ पे दिया है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या आएगा? अल्फाबेट्स आएंगे आपके, यहाँ पे वर्ड्स, सेंटेंसेस, सेंटेंसेस से मिलके पैराग्राफ, पैराग्राफ से मिलके चैप्टर, चैप्टर से मिलके बुक। सो स्टूडेंट्स, अल्फाबेट से आपके वर्ड बनते हैं, वर्ड से सेंटेंसेस बनेंगे, सेंटेंसेस से पैराग्राफ बनेंगे, पैराग्राफ से चैप्टर्स बनते हैं, चैप्टर से बुक बनते हैं। उसी तरह से क्या होता है स्टूडेंट्स? उसी तरह से होता है, सेल्स से मिलके टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से मिलके ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से मिलके ऑर्गन सिस्टम्स बनता है और ऑर्गन सिस्टम से मिलके एक पूरा बॉडी बनता है, एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है स्टूडेंट। सो इसी तरह से सेल जो है आपका सबसे छोटा यूनिट है। जैसे कि किसी बुक का सबसे छोटा यूनिट क्या होते हैं? उसके अल्फाबेट्स होते हैं। इसी तरह से किसी भी बॉडी के सबसे छोटा यूनिट क्या होगा? एक सेल होगा स्टूडेंट्स। We see the structural organization of the book in the above flowchart. Similarly, there is an organization level in a living organism. These are cells, tissues, organ system and organism. So students, मैंने आपको ये चीज़ पहले ही बता दी कि जिस तरह से यहाँ पे एक बुक का ऑर्गेनाइजेशन दिया है, उसी तरह से हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का भी ऑर्गेनाइजेशन होता है। जो कि पहले जो है सेल आता है, सेल से मिलके टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू से मिलके ऑर्गन्स बनता है, ऑर्गन से मिलके ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनता है। सेल्स फ्रॉम द बेसिक ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि सेल क्या है? हमारा छोटा सा छोटा यूनिट है और एक सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है और सबसे बेसिक एंड फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है किसी भी
ऑर्गेनिज्म का। इट इज ओनली विद द हेल्प ऑफ सेल्स दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी आउट ऑल द डिफरेंस लाइफ इन प्रोसेस। और इसी छोटी से चीज़ के वजह से, इसी छोटी से स्ट्रक्चर के वजह से हमारे अंदर जो भी प्रोसेस होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से जितने भी प्रोसेस होते हैं वो इसके ही वजह से हो रहे हैं स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे उन साइंटिस्ट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं जिन्होंने सेल को खोजा था, सेल की डिस्कवरी जिन्होंने की थी स्टूडेंट्स। इन 1665 साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक observed a thin section of cork under a microscope. In this section, he saw hexagonal department like those of a beehive. He named those compartment cell. This term is derived from the Latin word cella, which means small room. सो स्टूडेंट्स 1665 की बात है। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे स्टूडेंट्स। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पेड़ की छाल ली थी। पेड़ की छाल जो होती, बाहर की ऊपरी परत जो होती है पेड़ की, उसे माइक्रोस्कोप में उन्होंने देखा। तो उन्हें माइक्रोस्कोप में देखने के बाद उन्हें कैसे स्ट्रक्चर्स दिखे, उन्हें हेक्सागोनल टाइप के स्ट्रक्चर्स दिखे। ऐसे स्ट्रक्चर्स उन्हें उन माइक्रोस्कोप में दिखे। हनी कोम के जरा जैसे कि मधुमक्खी का छत्ते का स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स, ऐसे स्ट्रक्चर्स उन्हें इस माइक्रोस्कोप में दिखे। और ये इन्हें खाली दिख रहा था। उस टाइम के माइक्रोस्कोप उतने डेवलप नहीं थे स्टूडेंट्स, इसलिए ये इन्हें क्या दिख रहा था, इन्हें ये खाली दिख रहा था। और इन्हें इन्होंने क्या नाम दिया, इसी को इन्होंने क्या नाम दिया, सेल नाम दिया स्टूडेंट्स। क्या नाम दिया, सेल नाम दिया। और सेल जो वर्ड है स्टूडेंट्स, एक लैटिन वर्ड से आया है सेला, जिसका मतलब होता है स्टूडेंट्स रूम्स। क्या होता है, जिसका मतलब होता है स्टूडेंट्स स्मॉल रूम्स। In 1838, the two scientists M.J. Sheldon and the Theodore Schwann formulated a theory about cellular structure which stated all the organisms are made up of cell and the cell is the fundamental component of living organisms. उसके बाद 1838 में दो साइंटिस्ट थे स्टूडेंट्स, M.J. Sheldon and the Theodore Schwann। उन्होंने एक सेल स्ट्रक्चर की थ्योरी दी, जिसमें कि उन्होंने क्या बताया स्टूडेंट्स, ये जो सेंटेंस है स्टूडेंट्स ये इन्होंने बताया है स्टूडेंट्स, ये सेम सेंटेंस यहाँ पे लिखा है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ अ सेल एंड द सेल इज द फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उन्होंने क्या बताया कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हमारे अर्थ पे हैं वो सारे सेल से मिलके बने हैं, और सेल उनके अंदर का एक फंडामेंटल कंपोनेंट है, स्टार्टिंग का यूनिट है, जो किसी भी ऑर्गेनिजम्स को बनने में स्टार्टिंग का जो मटेरियल है वो होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल कंपोनेंट बोलते हैं स्टूडेंट्स। इन 1885 रुडोल्फ विर्चाउ स्टेटेड दैट ऑल सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग टेल। तो रिसर्च के बाद 1885 में एक नए साइंटिस्ट रुडोल्फ विर्चाउ, जिनका नाम था, उन्होंने क्या बोला है कि जितने भी सेल्स होते हैं वो सेल्स कैसे बनते हैं, वो सेल्स जो पहले के सेल्स थे उन्हीं सेल्स से बनते हैं, उन्हीं सेल से वो पैदा होते हैं स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे हर एक सेल के पास उतनी ताकत है कि वो दूसरे सेल को बना सकता है स्टूडेंट्स। सो इस तरह से जो थे सेल स्ट्रक्चर के थ्योरी की स्टार्ट हुई थी स्टूडेंट्स, इस तरह से सेल की स्टडी स्टार्ट हुई। मेजरमेंट एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ सेल। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात आती है कि सेल कितना बड़ा होगा, सेल कैसा दिखता होगा, सेल के अंदर क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस अब आने लगे थे स्टूडेंट्स सेल के डिस्कवरी के बाद। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। इन 1673 एंटन वैन लियोगवेन होक assembled various lenses to construct a microscope. सो स्टूडेंट्स 1673 की बात है। देखो स्टूडेंट्स 1665 में सेल को ढूंढा गया था कि सेल भी होती है, कोई तो चीज़ होती है, सेल होती है, बस इतना पता था स्टूडेंट्स। पर 1673 में एंटन वैन ल्यूवेनहोक जो थे, उन्होंने बहुत सारे लेंसेज को मिला के एक माइक्रोस्कोप को बनाया स्टूडेंट्स। ही वॉज द फर्स्ट टू एब्जॉर्ब लाइव बैक्टीरियल एंड प्रोटोजोअन सेल अंडर द माइक्रोस्कोप। सो स्टूडेंट्स ये एक पहला व्यक्ति था, पहला ऐसा इंसान था जिसने क्या किया था, बैक्टीरिया को और प्रोटोजोन जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उन्हें इस माइक्रोस्कोप में देखा था स्टूडेंट्स। जो एंटन वैन ल्यूवेनहोक थे, उन्होंने बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को माइक्रोस्कोप में देखा। सेल्स आर एक्सट्रीमली माइन्यूट इन साइज, वी कैन नॉट सी सेल विद द नेकेड आइज। तो सेल्स जो होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं और हम इसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, डायरेक्टली हम इसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते, हमें माइक्रोस्कोप को यूज़ करना पड़ेगा।
माइक्रोमीटर एंड नैनोमीटर आर द यूनिट यूज्ड फॉर मेजरिंग देयर साइज। तो ये इतने छोटे होते हैं कि हमें माइक्रोमीटर और नैनोमीटर जैसे यूनिट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। काफ़ी छोटा चीज़ होता है, काफ़ी छोटा यूनिट है स्टूडेंट्स, माइक्रोमीटर और नैनोमीटर। द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग द सेल। तो कौन सा माइक्रोस्कोप हम यूज करते हैं? तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी कि सेल को देखने के लिए हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स। An object on a glass slide magnified many times by the lenses on this microscope. So students, माइक्रोस्कोप में बहुत सारे टाइप ऑफ लेंसेज लगे होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे टाइप ऑफ लेंसेज लगे होते हैं, और ये क्या करते हैं, वो नीचे जो स्लाइड रखी होती है, कांच का जो एक ग्लास रखा होता है जिसे हम ग्लास स्लाइड बोलते हैं, उसमें जो चीज़ रखी होती है उसे वो 1000 टाइम्स मैग्नीफाई कर सकता है स्टूडेंट्स, उसे 1000 टाइम बड़ा कर सकता है स्टूडेंट्स। सो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से सेल्स को देखा गया था स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे आपको नैनोमीटर्स का मतलब समझना है स्टूडेंट्स। 1 सेंटीमीटर मतलब होता है 10 मिलीमीटर, और 1 मिलीमीटर मतलब होता है 1000 माइक्रोमीटर। क्या होता है स्टूडेंट्स? 1000 माइक्रोमीटर मतलब क्या होता है? 1 मिलीमीटर। माइक्रोमीटर हमने यहाँ पे पढ़ा। और 1 माइक्रोमीटर मतलब क्या होता है? 1000 नैनोमीटर। कितना होता है स्टूडेंट्स? 1000 नैनोमीटर। तो आपको सोचना है कि नैनोमीटर कितना छोटा है। आप समझ रहे हैं स्टूडेंट्स, नैनोमीटर कितना छोटा यूनिट है, कितना छोटी चीज, कितना छोटा सेल होगा हमारा। टेक अ पीस सेगमेंट ऑफ ओनियन एंड केयरफुली सेपरेट देयर स्किन फ्रॉम ईच कॉनकेव सरफेस विद द हेल्प ऑफ फोरसेप्स। सो स्टूडेंट्स, आपको एक फोरसेप लेना है। फोरसेप आपने देखा होगा, ऐसे होते हैं फोरसेप्स, यहाँ पे पॉइंटेड होते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे पॉइंटेड होते हैं, ऐसे फोरसेप्स होते हैं स्टूडेंट्स, ऐसा पकड़ते हैं हम उन्हें, तो ऐसे ऐसे होते हैं एक टाइप से। तो फोरसेप आपको लेना है स्टूडेंट्स, और आपको क्या करना है, एक ओनियन लेना है, उसके जो ऊपर के छिलके होते हैं धीरे धीरे आपको निकालते जाना है पूरा एक एक करके। प्लेस द मेम्ब्रेन ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट। जब आप छिलके निकालते हैं ना स्टूडेंट्स अंदर के, तो उसमें एक वाइट कलर का पतला सा स्किन टाइप होता है स्टूडेंट्स, उसे आप निकाल के स्लाइड पे रखें, उस ग्लास स्लाइड पे रखें स्टूडेंट्स, और उस पर थोड़ा सा पानी जो है वो आपको डाल देना है। Put a drop of dilute solution of iodine or eosin over it and observe under the 10x objective of the compound microscope. So उस पर आपको क्या डालना है, आयोडीन का सॉल्यूशन डालना है या तो ईओसिन का सॉल्यूशन डालना है, और आपको 10x लेंस का नाम है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 10x जो है लेंस का नाम है। आप जब 11 से 12 स्टैंडर्ड में जाएंगे तो आपको ये माइक्रोस्कोप्स देखने मिलेंगे, आपको ये यूज करने को मिलेंगे स्टूडेंट्स। सो और आपको ये वाला एक्सपेरिमेंट भी है स्टूडेंट्स 11th और 12th स्टैंडर्ड में। सो आपको ये सारी चीज़ें देखने भी मिलेंगी स्टूडेंट्स। सो आपको क्या करना है, उसे माइक्रोस्कोप में देखना है। डोंट फॉरगेट टू पुट अ कवर स्लिप ओवर द ओनियन स्किन ऑन द स्लाइड बिफोर प्लेसिंग इट अंडर द माइक्रोस्कोप। सो स्टूडेंट्स, एक कवर स्लिप भी आती है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा कि ग्लास स्लाइड कैसी होती है, कवर स्लिप क्या होती है, फोरसेप क्या होता है, मैं आपको सारी चीज़ दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में आपको समझ लेना है कि एक कवर स्लिप होती है जो हम क्या करते हैं, ग्लास स्लाइड पे रखते हैं स्टूडेंट्स, ताकि उस पर कोई भी डस्ट पार्टिकल ना बैठे स्टूडेंट्स, और फिर हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप में देखते हैं। In the same way, observe the cell from various part of the plant like leaves, bark, root tip, etc. Do you remember the last year you had observed the amoeba and paramecium that are you found? No. So students, अगर आप स्कूल में आप जब पिछले साल ये सेल के बारे में जब आपने पढ़ा होगा, तो आपने आपके स्कूल में एक प्रैक्टिकल हुआ होगा जिसमें आपने अमीबा और पैरामोशियम्स को देखा होगा स्टूडेंट्स। आपके स्कूल के माइक्रोस्कोप में आपने ये सारी चीज़ें देखी होंगी स्टूडेंट्स। सो इसी तरह से इस बार आप लीव्स और जो छाल होती है, पेड़ की छाल जो होती है स्टूडेंट्स, उसे देख सकते हैं। रूट के टिप्स को भी आप देख सकते हैं कैसे दिख रहे होंगे स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं। सेल साइज की अगर हम बात करते हैं, देयर इज ग्रेट वेरिएशन इन द शेप ऑफ द सेल्स, देयर शेप्स आर मेनली रिलेटेड टू देयर फंक्शन। सो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं सेल के शेप्स की, तो बहुत सारे टाइप ऑफ सेल्स होते हैं और उनके अलग अलग टाइप ऑफ शेप्स होते हैं स्टूडेंट्स, और ये सारे शेप्स जो होते हैं उनके फंक्शंस के हिसाब से होते हैं। उन सेल्स का कैसा फंक्शन है उस हिसाब से उनका शेप होता है।
तो हम बात करें तो कैसे कैसे शेप्स होते हैं। जैसे हम बात करते हैं अमीबा की, तो अमीबा का कोई शेप फिक्स शेप नहीं है उसके सेल का स्टूडेंट्स। रेड ब्लड सेल्स की बात करते हैं तो पॉपिंस, आपने पॉपिंस के चॉकलेट्स देखे होंगे, सेम होते हैं स्टूडेंट्स रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स हमारे जो ब्लड का सेल्स होता है स्टूडेंट, सेम वो पॉपिंस के चॉकलेट की तरह होते हैं। और सरफेस सेल्स की अगर हम बात करते हैं, हमारे सरफेस सेल्स की अगर हम बात करें तो ये ऐसे दिखते हैं स्टूडेंट। स्पाइरोगेरा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट, अगर हम उसकी बात करते हैं तो उसके सेल्स जो होते हैं ऐसे ऐसे होते हैं। ये एक सेल है, ये दूसरा सेल यहाँ पे स्टूडेंट्स। फैट सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे दिखते हैं स्टूडेंट्स। एग सेल, एग सेल की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे दिखता है स्टूडेंट्स। मसल्स के सेल की अगर हम बात करेंगे तो ऐसे दिखते हैं। बोन सेल की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे दिखेंगे। स्पर्म की अगर हम बात करेंगे तो ऐसे। और हमारे जो नर्व सेल्स होते हैं वो ऐसे दिखते हैं स्टूडेंट्स। सो ऐसे अलग अलग शेप्स होते हैं, उनके अलग अलग फंक्शंस के हिसाब से स्टूडेंट्स अलग अलग उनका साइज भी होता है। Cells are many different shape, that is circular, rod shape, columnar, spiral, ओवल, रेक्टेंगुलर एक्सेट्रा। तो बहुत सारे शेप्स के हमें देखने हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने सर्कुलर शेप को देख लिया, हमने यहाँ पे रॉड शेप को देख लिया, यहाँ पे कॉलमनार शेप को देख लिया, स्पाइरल शेप्स भी होता है, स्पाइरल शेप्स और रॉड शेप यहाँ पे स्टूडेंट्स। ओवल शेप्स को हमने देख लिया, यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप्स भी हमें देखने को मिलते। तो ऐसे अलग अलग टाइप के अलग अलग शेप के सेल्स होते हैं स्टूडेंट्स। Each cell contains various components for carrying out the life processes of the living organism. These components are called organelles. और हर एक सेल के पास अलग अलग टाइप ऑफ कंपोनेंट होते हैं अलग अलग प्रोसेसेस करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म से। हर एक सेल के पास, मैंने क्या बोला स्टूडेंट्स, हर एक सेल के पास ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो अलग अलग प्रोसेस कर सकते किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। और उन कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं जो उस सेल के पास होता है, ऑर्गेनिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिल्स बोलते हैं। दिस ऑर्गेनिल्स आर स्टडीड इन डिटेल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और इन ऑर्गेनिल्स को देखने के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है स्टूडेंट्स। क्योंकि ये जो ऑर्गेनिल्स होते हैं ये सेल से भी छोटे होते हैं, जो कि हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी नहीं देख सकते हैं। तो इसलिए हमें सबसे डेवलप्ड माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, विच कैन मैग्नीफाई इमेजेस अप टू 2 × 10⁹ बिलियन टाइम्स देयर एक्चुअल साइज। तो स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई करने वाला है स्टूडेंट्स। हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा था कि वो 1000-2000 टाइम्स तक मैग्नीफाई कर सकता था, कि उतने टाइम तक वो मैग्नीफाई। बट अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, तो ये लाखों करोड़ों बार उस चीज़ को बड़ा करके दिखाएगा स्टूडेंट्स। उस छोटे से छोटे चीज़ को क्या करेगा, लाखों करोड़ों बार वो उस चीज़ को बड़ा करके दिखाने वाला है। लाखों करोड़ों टाइम्स उस चीज़ को उतना बड़ा करके दिखाएगा स्टूडेंट्स। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ सेल, एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स। तो 2 मेन टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स। दिस सेल्स कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। Plant cells have a definite shape due to the presence of cell wall around them. So students, इन सेल्स के पास बहुत सारे टाइप ऑफ ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनके आसपास क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है। वो मेम्ब्रेन से कवर होते हैं, उनके पास एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है बाहर के साइड। और वो जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल के अंदर वाली चीज़ों को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। आपको याद रखना है ये चीज़। और प्लांट शेप, प्लांट के जो सेल्स होते हैं उनका एक डेफिनाइट शेप होता है, हेक्सागोन। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है ये प्लांट का सेल है, उसका शेप आपको देखने को मिल रहा है, हेक्सागोन शेप है। कैसा शेप है स्टूडेंट्स, हेक्सागोन शेप होता है। तो ये हेक्सागोन शेप का होता है क्योंकि इनके पास क्या होता है, सेल वॉल होती है। सेल वॉल आपको ये दिख रही होगी, इसे हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो ये सेल वॉल जो होती है प्लांट सेल के पास होती है स्टूडेंट। Beside, unlike animal cells, plant cell contains single large vacuole. तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं एनिमल सेल से कंपैरिजन जब हम करते हैं, तो एनिमल सेल के पास क्या होता है, छोटा सा वैक्यूल होता है। और प्लांट सेल के पास क्या होता है, बड़ा सा वैक्यूल होता है। ये क्या स्टूडेंट्स, वैक्यूल है। तो स्टूडेंट्स, वैक्यूल में क्या होता है ना, जो फूड होता है वो स्टोर करके रखते हैं स्टूडेंट्स। तो
जो बात कर लेते हैं अगर हम एनिमल्स के बारे में, तो एनिमल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स उनके पास और भी दूसरे सेल्स होते हैं जिसमें वो फूड को स्टोर करके रखते हैं। बट अगर हम बात करते हैं प्लांट सेल की, तो प्लांट्स को जो होता है फूड को स्टोर करने के लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है, और क्योंकि वो कंटिन्यूस फूड बनाते रहते हैं 12 घंटे जब तक उन्हें रोशनी मिलती रहती है स्टूडेंट्स, तो इसलिए उन्हें फूड स्टोर करने के लिए बड़े वैक्यूल्स होते हैं स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। द सेल हैज 4 मेन पार्ट्स। तो सेल के 4 मेन पार्ट्स के बारे में हम देखने वाले हैं स्टूडेंट्स। द सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेल। सेल के मेन 4 पार्ट्स कौन से हैं स्टूडेंट्स? पहला तो है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल्स। तो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और सेल के दूसरे दूसरे अलग अलग पार्ट्स। तो देखते हैं क्या होता है स्टूडेंट्स। सेल वॉल की अगर हम बात करते हैं, सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सेल, इट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। तो सेल वॉल क्या होता है स्टूडेंट्स? सबसे बाहर वाला जो लेयर होता है सेल का, जिससे कि सेल कवर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। तो सेल वॉल नाम से ही पता चल रहा है। और सबसे मेन बात यह है कि ये सिर्फ प्लांट सेल में ही हमें देखने मिलता है, एनिमल सेल में हमें देखने नहीं मिलता। ये चीज़ आपको हरदम याद रखनी है स्टूडेंट्स, सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। Plasma membrane. The plasma membrane, also called the cell membrane, is a kind of thin covering. It is extremely delicate and flexible. It is the outermost covering of animal cell. बात कर लेते हैं प्लाज्मा सेल की। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, तो ये भी क्या होती है? एक टाइप की आउटर और पतली सी एकदम कवरिंग होती है, काफ़ी डेलिकेट मतलब छूने से ही खत्म हो जाए स्टूडेंट्स, इतनी डेलिकेट और फ्लेक्सिबल होती है स्टूडेंट्स। और ये आउटर कवरिंग जो होती है एनिमल सेल के लिए, ये क्या है? आउटर कवरिंग का काम करती है स्टूडेंट्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। बात करते हैं अगर साइटोप्लाज्म की। द लिक्विड पार्ट इन द सेल प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। इट ऑक्यूपाइज द स्पेस बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनिज्म एंड स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है स्टूडेंट? जैसे कि हम बात कर लेते हैं एक स्विमिंग पूल की। अगर जब हम बात करते हैं, तो अगर हम मान लेते हैं कि स्विमिंग पूल जो है, सिर्फ पूल जो है वो एक सेल है, तो पूल के अंदर का जो पानी है ना स्टूडेंट्स, पूल के अंदर का पानी जो है एक टाइप से क्या है? वो साइटोप्लाज्म है। क्या है स्टूडेंट्स? साइटोप्लाज्म है। तो इस तरह से साइटोप्लाज्म होते हैं। और जैसे यहाँ पे पूल के अंदर कुछ हमने ट्यूब्स को फेंक दिया, कुछ यहाँ पे हमने प्लास्टिक के टॉयज फेंक दिए, तो ये सब क्या है? ये सब सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो इसके ऊपर ठहरते हैं स्टूडेंट्स। सेल में क्या होता है? ये इसके ऊपर रहते हैं स्टूडेंट्स। सो साइटोप्लाज्म क्या है स्टूडेंट? जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल बताया, अगर एक पूल को अगर हम सेल मान लेते तो उस पूल के अंदर का पानी क्या है? साइटोप्लाज्म है। उसी तरह से सेल के अंदर भी एक लिक्विड पार्ट होता है स्टूडेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं स्टूडेंट्स। और ये न्यूक्लियस के अराउंड होता है, और सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती वो उनके आसपास होता है स्टूडेंट्स। सेल ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं, मतलब सेल के दूसरे जो ऑर्गन्स हैं उनकी अगर हम बात करते हैं, तो दिस मेनली इंक्लूड द न्यूक्लियस, प्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, प्लास्टिड्स एक्सेट्रा। सो स्टूडेंट्स, प्लांट सेल कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट। सो स्टूडेंट्स, इसमें क्या दिया है कि सेल के ऑर्गन्स की बात की, सेल के ऑर्गेनेल्स की बात की है, जो कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं सेल के? न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स और प्लास्टिड। और देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, जो कि एनिमल सेल में नहीं होता है। यहाँ पे डिफरेंस आपको समझना है। प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता। प्लांट सेल हेक्सागोनल शेप का होता है और एनिमल सेल हेक्सागोनल शेप का नहीं होता है स्टूडेंट्स। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है स्टूडेंट्स। ये सारी चीज़ें जो है आपको याद रखनी है स्टूडेंट्स। सो ये सारे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेल्स होते हैं। यहाँ पे पिक्चर में आपको सीधा सीधा शो किया है। बात करते हैं न्यूक्लियस की, तो ये प्लांट सेल है हेक्सागोनल शेप का, न्यूक्लियस जो है यहाँ पे है स्टूडेंट्स। एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं, न्यूक्लियस जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स। बात करते हैं लाइसोसोम की, तो लाइसोसोम देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स।
साइटोप्लाज्म देखो ये हर जगह साइटोप्लाज्म, जितना ब्लू कलर का स्ट्रक्चर इसमें दिख रहा है वो सारे साइटोप्लाज्म है, और जितना यहाँ पे ये ग्रे कलर का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है सारे क्या है, साइटोप्लाज्म होते हैं स्टूडेंट्स। माइटोकॉन्ड्रिया देखो इस प्लांट सेल का यहाँ पे, एनिमल सेल का यहाँ पे स्टूडेंट्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखो स्टूडेंट्स, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ऐसे बहुत सारे पार्ट्स जो हैं सेल के होते हैं स्टूडेंट्स, जिसे हम सेल ऑर्गेनिल्स बोलते हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। द न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिल इन द सेल। देयर इज ए पोरस डबल मेम्ब्रेन अराउंड इट। द न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द फंक्शन ऑफ द सेल। तो जो न्यूक्लियस होता है स्टूडेंट्स, सेल का जो न्यूक्लियस होता है सबसे मेन ऑर्गेन्स होता है, सबसे मेन ऑर्गेनिल होता है हमारे सेल का। और न्यूक्लियस जो होता है पोरस छेद टाइप मेम्ब्रेन से, डबल मेम्ब्रेन से, जिसमें ऐसा मेम्ब्रेन जिसमें कि छेद हो स्टूडेंट्स, वो उससे कवर होता है स्टूडेंट्स। क्या होता है, उससे कवर होता है। द न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द फंक्शन ऑफ द सेल। तो न्यूक्लियस जो होता है सारे फंक्शन, सेल के सारे फंक्शंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए स्प्रॉइलिंग नेट लाइक ऑर्गेनिल। इट फंक्शंस इज टू मेक necessary changes in the protein produced by ribosome and send them to the Golgi body strands. So मैंने आपको क्या बोला, न्यूक्लियस जो है सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, और न्यूक्लियस से ही लगा हुआ एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है स्टूडेंट्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वाला नेट लाइक स्ट्रक्चर, जाल टाइप स्ट्रक्चर यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है, प्लांट सेल में यहाँ पे, एनिमल सेल में यहाँ पे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है स्टूडेंट्स, जो भी प्रोटीन राइबोसोम बना रहा है। अब राइबोसोम किधर है स्टूडेंट्स, तो राइबोसोम देखो, राइबोसोम सेल में इधर पे होते हैं, कहीं भी होते हैं, मतलब राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। तो जो भी प्रोटीन राइबोसोम बना रहा है उसे वो क्या करता है, गोल्जी बॉडी की तरफ लेके जाता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ये गोल्जी बॉडी है स्टूडेंट्स, यहाँ पे गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी के पास क्या करता है, उस प्रोटीन को भेजता है स्टूडेंट्स, क्या करता है, उस प्रोटीन को भेजता है। गोल्जी बॉडीज आर मेड अप ऑफ सेवरल फ्लैट सैक्स। देयर फंक्शन इज टू द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन्स। सो स्टूडेंट्स, गोल्जी बॉडी कैसे बने हुए थे, एक गोनी की तरह होते हैं, फ्लैट गोनी जैसे हम बोलते हैं स्टूडेंट्स, प्लेन गोनी, उस तरह से वो बने हुए होते हैं स्टूडेंट्स। और गोल्जी बॉडी का मेन काम क्या है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसने जो प्रोटीन्स को गोल्जी बॉडी की तरफ भेजा है उसे वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर सके, उस प्रोटीन को पूरे ऑर्गन की तरफ वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो ऐसा काम होता है गोल्जी बॉडीज का। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स आर द ऑर्गेनेल्स विद डबल आउटर कवरिंग्स। As mitochondria produce energy, they are called the powerhouse of the cell. So students, बात कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स की। तो ये क्या होते हैं, ये ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल के अंदर जिसमें क्या होती है, डबल कवरिंग होती है। क्या होती है, डबल आउटर कवरिंग्स होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट्स। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी प्रोड्यूस होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। The chloroplast in plant cell carry out the functions of photosynthesis. Vacuoles helps to throw out waste product of the cell. So students, क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है प्लांट सेल में होता है। मैंने आपको पहले भी ये बोला है कि आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो क्लोरोप्लास्ट का मेन काम क्या है कि क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का फंक्शन करने में, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने में हेल्प करते हैं प्लांट्स की स्टूडेंट्स। और वैक्यूल्स जो होते हैं, वैक्यूल्स का काम क्या है, वैक्यूल्स का काम क्या है कि वो स्टोर करके रखे वेस्ट प्रोडक्ट को, या तो फूड को वो क्या करते हैं, वो स्टोर करके रखते हैं सेल के अंदर। वैक्यूल्स इन द एनिमल सेल आर द स्मॉल वेयर इज देयर इज ओनली वन लार्ज वैक्यूल इन द प्लांट। और वैक्यूल्स जो होते हैं एनिमल्स में 2 या 2 से ज़्यादा भी वैक्यूल्स हो सकते हैं एक सेल में स्टूडेंट्स, और वो काफ़ी छोटे छोटे होते हैं। बट अगर हम बात करते हैं प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में एक ही वैक्यूल होगा और बड़ा होता है, काफ़ी बड़ा होता है वो वैक्यूल स्टूडेंट्स। आपने यहाँ पे देखा ही होगा, जैसे यहाँ पे बात करते हैं बड़ा सा वैक्यूल आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है, यहाँ पे एक छोटा सा वैक्यूल है। तो ऐसा वैक्यूल 2-3 भी हो सकते हैं एनिमल सेल में, पर प्लांट सेल की बात करते हैं तो काफ़ी एक ही होगा और बड़ा होगा स्टूडेंट्स। सो ये सारी चीज़ें हमने सेल के बारे में पढ़ ली है स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में।
सो देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं स्टूडेंट्स। We have learned that there are countless living organisms on earth. Of these, the organisms which cannot be seen with our eyes but can only be observed under a microscope are called microorganisms. सो स्टूडेंट्स, आपने क्या पढ़ा होगा कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पे होते हैं स्टूडेंट्स, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं बट माइक्रोस्कोप्स के हेल्प से हम देख सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। ऑक्यूरेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ कहाँ पे हमें पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पे वो मिलते हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट ऑल अराउंड अस इन द एयर, वाटर, सॉइल, फूड, सीवेज, गार्बेज एज वेल एज इन द बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। सो स्टूडेंट्स, सभी जगह पे यहाँ पे तो दिया है, यहाँ पे दिया है कि वो एयर में भी फाइंड होंगे, हवाओं में भी फाइंड होने वाले, पानी में भी रहने वाले हैं, सॉइल में भी रहेंगे, फूड में भी रहेंगे, आपके नाले नदियों में भी वो रहेंगे, आपके कचरे में भी वो रहेंगे, साथ ही साथ वो आपके बॉडी में भी रहने वाले हैं स्टूडेंट्स। वो प्लांट के भी बॉडी में रहेंगे, एनिमल के भी बॉडी में रहेंगे, और हमारे अंदर भी रहते हैं वो स्टूडेंट्स। सो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सभी जगह पे फाइंड होते हैं अर्थ में, सारी जगह पे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें देखने मिलते हैं स्टूडेंट्स। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर सॉलिटरी, दैट इज दे लिव सिंगली। सो स्टूडेंट्स, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? जिन्हें कि अकेला रहना पसंद होता है, सॉलिटरी, जिसे हम क्या बोलते हैं? सॉलिटरी। अमीबा, पैरामोशियम, वेरिस, सम लिव इन कॉलोनीज। और कुछ जो होते हैं, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, अमीबा और पैरामोशियम्स जो होते हैं सॉलिटरी होते हैं, बट कुछ कुछ जो टाइप होते हैं अमीबा और पैरामोशियम्स के, वो मिल के रहते हैं, कॉलोनीज में रहते हैं स्टूडेंट्स, मतलब वो अब ग्रुप बना के रहते हैं। सम माइक्रोजम लीव्स ऑन द रिमेन ऑफ द डीके प्लांट एंड द एनिमल्स। और कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या होते हैं? डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स पे के बॉडी पे वो रहते हैं, जो कि सड़ रहे होते हैं, ऐसी बॉडीज पे वो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं स्टूडेंट्स। सो जैसे कि हमने सेल के मेजरमेंट की बात की थी, उसी तरह से हम क्या करेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मेजरमेंट की बात करेंगे। ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कीप अ मॉइशन पीस ऑफ ब्रेड और भाकरी इन अ क्लोज्ड बॉक्स। ऑब्जर्व इट आफ्टर 3 to 4 days यूजिंग अ मैग्नीफाइंग ग्लास। सो स्टूडेंट्स, आप एक ब्रेड रख लो या तो रोटी का टुकड़ा जो है आप अपने एक मॉइस्ट जगह पे रख दो, अपने बेसिन के यहाँ रख दो स्टूडेंट्स। तो कुछ 3-4 दिन के बाद, मेनली ब्रेड्स में आपको देखने मिल जाता होगा, 3-4 दिन के बाद अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे तो आपको उस पर कुछ तो दिखेगा स्टूडेंट्स, कुछ तो छोटा सा ग्रो किया हुआ उस पर दिखता है स्टूडेंट्स। ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ मडी वाटर और वाटर फ्रॉम स्टैग्नेंट puddle अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। फिर आप ये भी कर सकते हो, अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपके स्कूल्स वगैरह में अवेलेबल हैं तो स्टूडेंट्स, आप एक ड्रॉप ऑफ मडी वाटर ले लो, कीचड़ वाला पानी आपके आसपास से ले लो, या गंदा पानी ले लो कहीं से, नाले वगैरह में से। तो वहाँ पे आप थोड़ा सा पानी जो है लेके माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा स्टूडेंट्स? टेक अ ड्रॉप ऑफ योगर्ट और अ बटर मिल्क ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व इट अंडर अ माइक्रोस्कोप। या तो आप दही वगैरह ले लो स्टूडेंट, छाछ वगैरह ले लो, उसे ग्लास स्लाइड पे रख लो स्टूडेंट्स, और उसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखो तो आपको क्या दिखने वाला है स्टूडेंट्स। और जो भी चीजें आपको दिखेंगी उसे आपको क्या करना है? आपको अपने बुक पे ड्रॉ कर लेना है स्टूडेंट्स। वी कैनॉट सी ऑब्जेक्ट स्मॉलर देन 100 माइक्रोमीटर इन साइज विद अवर आइज। तो यहाँ पे हम क्या क्या नहीं देख सकते? 100 माइक्रोमीटर से छोटा कोई चीज हम अपने आंखों से नहीं देख सकते। सो वी मेक ग्लास स्लाइड ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ऑब्जर्व देन अंडर अ माइक्रो कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो हम क्या करते हैं? उसे उसका ग्लास स्लाइड बना के हम उसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखते हैं। हाउएवर इफ अ मैग्निफिकेशन ऑफ 1000 into प्रूव्स टू बी सफिशिएंट, देन we need to use an electron microscope to observe those microorganisms। और स्टूडेंट्स, अगर 1000x का अगर हमें मैग्निफिकेशन चाहिए, 1000x से भी ज़्यादा अगर हमें मैग्निफिकेशन चाहिए तो हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि 1000x तक का ही मैग्निफिकेशन हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप दे सकता है स्टूडेंट्स। साइज ऑफ सम माइक्रोब्स, तो कुछ माइक्रोब्स का साइज यहाँ पे देखने को मिल रहा है स्टूडेंट्स। बात करते हैं पैरामोशियम की,
तो पैरामोशियम का जो साइज होता है वो 100 माइक्रोमीटर्स तक का हो सकता है। कितना हो सकता है? 100 माइक्रोमीटर्स तक। बैक्टीरिया ऑफ टाइफाइड, जिसके वजह से आपको टाइफाइड होता है, उसका साइज कितना होगा स्टूडेंट? उसका साइज काफ़ी छोटा होता है, 1 से 3 माइक्रोमीटर का उसका साइज होता है। कितना होता है? 1 से 3 माइक्रोमीटर्स का साइज। बात कर लेते हैं पोलियो वायरस की, तो पोलियो वायरस उससे भी ज़्यादा छोटा होता है, 28 नैनोमीटर्स का जो होता है पोलियो वायरस होता है स्टूडेंट्स। माइक्रोब मेजर लेस देन 100 माइक्रोमीटर्स, और कुछ और माइक्रोब्स होते हैं स्टूडेंट जो कि मतलब इससे क्या पता चल रहा है आपको कि माइक्रोब्स जो होते हैं वो 100 माइक्रोमीटर से छोटे ही होते हैं, बड़े नहीं होते हैं। इवन इन दिस माइन्यूट ऑर्गेनिज्म देयर ऑर्गेनेल्स कैरी आउट ऑल लाइफ प्रोसेस विद इन अ सिंगल सेल। और इन्हीं छोटे ऑर्गेनिजम्स में ऑर्गेनिल्स भी होते हैं जो इनके लाइफ प्रोसेसेस करते हैं। ऑर्गेनिल्स इनके ऑर्गन्स भी होते हैं स्टूडेंट जो इनके लाइफ प्रोसेसेस करते हैं स्टूडेंट्स। सो इस तरह से जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो होते हैं स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो में इतना ही देखेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में और जानेंगे, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में स्लाइड्स दिखाऊंगा और आपको कवर स्लिप भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ स्टूडेंट्स कि वो कैसे दिखते हैं स्टूडेंट्स। सो ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम यहाँ पे माइक्रोब्स बैक्टीरिया के बारे में पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ।